मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स की भी बात करेंगे। सो मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले हम माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। इसके अंदर हमें 4 पार्टिकल्स दिए होते हैं और चारों के चारों डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब कि हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर एक पार्टिकल मैं लूँ A, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 2 कंपार्टमेंट में आएगा 1/2। और B की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी 1/2 है, क्योंकि फेवरेबल केसेस कितने हैं, B के आने के चांसेस कितने हैं, 1 है। और टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी कि कंपार्टमेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास 2। सो B के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/2 और C के आने की भी 1/2 और D के आने की भी 1/2 हमारे पास सेम ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे A और B और C और D यानी कि A एंड B एंड C एंड D, तो एंड आने का हमारा यहाँ पर मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मेरे पास माइक्रोस्टेट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ पूरे माइक्रोस्टेट की, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। दिस इज इक्वल टू 1.2 टू द पावर 4। और यहीं पर ही आप देख लीजिए, अगर मैं n पार्टिकल्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1/2, तो ये हमारे पास हो जाता है 1 अपॉन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स टू द पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो ये 1/2 द रेज़ टू पावर 4 हमारे पास हो जाता है 1 अपॉन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट टू द पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द मैक्रोस्टेट टू द टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। नाउ टेक अ लुक एट दिस, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द मैक्रोस्टेट। ये हमारे पास एक मैक्रोस्टेट है, इसके अंदर कितने माइक्रोस्टेट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 माइक्रोस्टेट है अपॉन टू द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास कितने हैं, इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूँ 1 4 6 4 1, तो हमारे पास ये बन जाएंगे 16। सो सिंपली आप इसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट इक्वल्स टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास क्या है, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट टू द पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। सो इसके लिए आपको n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को कंसिडर करना है, जो कि 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं इक्वल साइज़ के अंदर, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और यहाँ पर भी हम अजम्पशंस लेकर चलेंगे कि पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट, यानी कि एक कंपार्टमेंट में किसी में भी पार्टिकल जाएंगे ही जाएंगे, बाहर नहीं जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स मस्ट बी n। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी n, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने पार्टिकल को थ्रो किया और वहाँ पर पहले से ही किसी ने 2 पार्टिकल्स रख दिए, तो आपकी जो काउंटिंग है वो तो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आपके पास मैक्रोस्टेट ज़्यादा हो जाएंगे, माइक्रोस्टेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके लिए सिस्टम की स्टडी करना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए हम एक अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स मस्ट बी n। और कंपार्टमेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइक। अगर मान लीजिए किसी ने आपके बॉक्स की सेंटर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को अगर हिला दिया, ठीक है, तो आपका एक बॉक्स तो छोटा हो जाएगा और एक बॉक्स बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी एजम्पशन लेकर चलते हैं कि कंपार्टमेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि दोनों कंपार्टमेंट की साइड्स और डायमेंशंस सब कुछ सेम रहेगा, ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं मैक्रोस्टेट की। तो मैक्रोस्टेट आपको सभी को पता है कि द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज मैक्रोस्टेट, यानी कि पार्टिकल्स को ईच कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्टेट।
कि पार्टिकल्स को ईच कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने को हम मैक्रोस्टेट कहते हैं। तो हमने देखा था जब हम 4 पार्टिकल्स का केस लिया था उस टाइम हमारे पास मैक्रोस्टेट्स आई थी 5। तो यानी कि यहाँ पर अब हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास मैक्रोस्टेट आएगी n+1। तो हमारे पास मैक्रोस्टेट एक ज़्यादा आएगी, जितने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उससे एक ज़्यादा। और ये मैक्रोस्टेट हमारे पास किस तरीके से आएंगी, जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास आ गया n0, सेकंड केस में हमारे पास आ गया n-1 1, थर्ड केस n-2 2, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएंगे और हमारे पास हो जाएगा 0n। अब ये जो हमने मैक्रोस्टेट्स ली हैं इसके अंदर पार्टिकल्स की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे कि हमने 4 पार्टिकल्स के केस में स्टडी किया था। जैसे कि हमने यहाँ पर n0 लिया है तो वहाँ पर हमने 40 का केस लिया था तो वहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्टेट बन रही थी 1। जब हमने 31 का केस लिया तो वहाँ पर हमारे पास मैक्रोस्टेट बन रही थी 4। इसी तरीके से यहाँ पर n पार्टिकल्स की भी अरेंजमेंट होगी और जो अलग अलग अरेंजमेंट्स होगी वो हमारे पास सिस्टम की माइक्रोस्टेट होगी। अब हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल को अरेंज करने के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, या तो वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा और या वो सेकंड कंपार्टमेंट में जाएगा। अब हमारे पास सेकंड पार्टिकल अरेंज करने के भी 2 ही वेज हैं क्योंकि 2 ही कंपार्टमेंट हैं। nth पार्टिकल को अरेंज करने के भी हमारे पास 2 वेज हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पार्टिकल्स कैन बी पुट इन 2 कंपार्टमेंट्स। अब हमने अभी तक हमने एक पार्टिकल की बात की, अब हम 2 पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो 2 पार्टिकल को अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज हो जाएंगे, क्योंकि या तो वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में जा सकता है या वो सेकंड कंपार्टमेंट में जा सकता है। ये तो हमारे पास होगी एक पार्टिकल की अरेंजमेंट। अब दूसरे पार्टिकल की भी 2 ही अरेंजमेंट है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 दिस इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास 4 वेज हैं 2 पार्टिकल्स को 2 कंपार्टमेंट में अरेंज करने की। अब टोटल नंबर ऑफ वेज n पार्टिकल्स कैन बी अरेंज देमसेल्फ, यानी खुद को वो किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो अब ये अरेंजमेंट आ गया, तो अरेंजमेंट होता है हमारे पास NPN और यहाँ पर हो सकता है PNN होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट की। तो माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास पार्टिकल्स कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 टू द पावर n। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देख लीजिए, मीनिंगफुल अरेंजमेंट और मीनिंगलेस अरेंजमेंट किसे कहते हैं। अब जैसे कि अब मैंने एक माइक्रोस्टेट लिया 40 और उसके अंदर माइक्रोस्टेट मेरे पास बनी ABCD, यानी कि मेरे पास एक माइक्रोस्टेट बनी। तो यहाँ पर ये मेरी मीनिंगफुल अरेंजमेंट है। और मीनिंगलेस अरेंजमेंट कौन सी है, अगर मैं ABCD की जगह BCDA लिख दूँ, CBDA लिख दूँ, तो ये बाकी की जो अरेंजमेंट्स है इसे कोई आगे पीछे करके लिखने की वो मेरी मीनिंगलेस अरेंजमेंट होगी। फ़िलहाल इसके अंदर हमारे अरेंजमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन सा पार्टिकल थ्रो किया या बाद में कौन सा पार्टिकल थ्रो किया। तो ये सभी के सभी जो अरेंजमेंट्स है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया, ये सारी की सारी आपकी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हो गई। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम आगे चलते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट इनटू नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास n पार्टिकल्स थे तो इसके अंदर हमारे पास n1 पार्टिकल्स जो हैं वो फर्स्ट कंपार्टमेंट के हैं और n2 पार्टिकल्स हमारे सेकंड कंपार्टमेंट के हैं। तो हमारे पास कंपार्टमेंट 1 और 2 के अंदर मीनिंगलेस अरेंजमेंट हो गई n1 और n2। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आर n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n इक्वल्स टू है n1 प्लस n2, क्योंकि फर्स्ट कंपार्टमेंट प्लस सेकंड कंपार्टमेंट मिलकर ही तो हमारे n पार्टिकल्स बनाते हैं, तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब ये मेरे पास नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज अपॉन नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट कर दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट आ जाएगा। और जो हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है। सो द नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज अपॉन नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट।
नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमें फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ वेज हमें पता है n फैक्टोरियल है और नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट कितना है n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल। अब n2 फैक्टोरियल है, इसको मैं n2 इक्वल्स टू n माइनस n1, अगर मैं n1 को n में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास n2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर n2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 का फैक्टोरियल। और ये हमारे पास होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं W से और यहाँ पर हमारे पास है n1 और n2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट हमें पता है 1 अपॉन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स to the power total number of particles that is n। so 1 upon 2 to the power n हमारे पास माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट की बात कर लेते हैं। तो ये हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट हमारे पास होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अभी हम निकाल कर आए हैं, हमारे पास है इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n माइनस n1 का फैक्टोरियल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। अब n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस n1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास NCR का फॉर्मूला हो गया और R हमारे पास है n। सो दिस इज इक्वल्स टू NCN इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। और यहाँ पर हमारे पास दो स्पेशल केस आ जाते हैं, एक तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का यानी कि मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास आता है मिनिमम प्रोबेबिलिटी का केस। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, आप अगर आप इस टेबल पर नज़र मारोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि 4-0 के केस के अंदर हमारे पास एक माइक्रोस्टेट बन रही है और 3-1 के केस के अंदर हमारे पास 4 माइक्रोस्टेट बन रही है और 2-2 के केस के अंदर यानी कि जब हमारे पास दोनों कंपार्टमेंट्स में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तब हमारे पास 6 माइक्रोस्टेट बन रही है, तभी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम माइक्रोस्टेट बन रही है। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी 2-2 के केस में आ रही है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी यानी कि 4-0 का केस या फिर 0-4 का केस, वहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्टेट बन रही है 1 और यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी मिनिमम आ रही है। सो पी मैक्स के अंदर हम दोनों n1 और n2 हमारे पास n/2 होंगे यानी कि r जो है हमारे पास वो हमारा n/2 होगा। सो पी मैक्सिमम के केस के अंदर हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल और n अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। सो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। अब p मिनिमम के केस के अंदर हमारे पास हमने r की वैल्यू ले ली 0 और r की वैल्यू ले ली n। इसका मतलब ये है कि n1 को हम 0 पुट करेंगे और n2 को हम n पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p मिनिमम इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सो 0 फैक्टोरियल हमें पता है 1 के इक्वल होता है, सो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर n आएगा इंटू 1 टू द पावर 2 टू n। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो ये हमारे पास मिनिमम प्रोबेबिलिटी आ गई यानी लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन in case of distribution of n particles in 2 compartments। अब देख लेते हैं constraints and their physical significance। constraint क्या होते हैं, set of conditions होते हैं which must be obeyed by a system। अगर हमने कोई सिस्टम लिया है, कंपार्टमेंट के केस के अंदर देख लीजिए हमने 2 कंपार्टमेंट लिए थे, ये हमारा हो गया सिस्टम और जो कंडीशन इस सिस्टम के और जो कंडीशंस हमने लगाई हैं वो इस सिस्टम ने पूरी तरह से ओबे करी हैं तो हमारा ये हो गया कॉन्स्ट्रेंट कि हमने सेट ऑफ कंडीशंस लगा दी जो कि सिस्टम को फॉलो करनी ही पड़ेगी।
फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पार्टिकल्स का केस लिया था, तो इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स हमने कुछ एजम्पशंस लगाई थी। तो वो जो एजम्पशन है कि पार्टिकल मस्ट गो इन 2 ऑफ द कंपार्टमेंट्स, पार्टिकल इन दोनों कंपार्टमेंट्स में से किसी एक कंपार्टमेंट में जाएगा, और पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी 4, और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये जो सारी एजम्पशन है ये हमारे सिस्टम ने फॉलो करी, तो ये हमारा हो गया कॉन्स्ट्रेंट। अब देख लेते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को। कंस्ट्रेंट आपको एक क्विक व्यू देता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर मैक्रो स्टेट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रेंट मैक्रो स्टेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक असेसिबल स्टेट और एक इनअसेसिबल स्टेट। तो असेसिबल स्टेट कौन सी होती है? द मैक्रो स्टेट्स विच आर अलाउड अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड असेसिबल स्टेट। तो जो मैक्रो स्टेट जो कंस्ट्रेंट के अंडर अलाउ किए जाते हैं वो हो गए हमारे पास असेसिबल स्टेट्स। अब कंस्ट्रेंट क्या है? एजम्पशंस है। हमने एक एजम्पशन ली थी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी 4, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी 4 होने चाहिए। तो 4 पार्टिकल्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो स्टेट कुछ इस तरीके से है, 4 0 3 1 या 1 3 2 2 और 0 4। अब यहाँ पर मैं इन सभी का सम करूँ, यानी कि 4 + 0 करूँ, 3 + 1 करूँ तो भी मेरे पास 4 आ रहा है, 1 + 3 करूँ तो 4 आ रहा है, 2 + 2 करूँ तो भी मेरे पास 4 आ रहा है, और 0 + 4 करूँ तो भी मेरे पास 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 4 ही हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं। और अगर मैं बात करूं कि इनअसेसिबल स्टेट की, अब हम देख लेते हैं इनअसेसिबल स्टेट कौन सी हैं। मैक्रो स्टेट्स विच आर नॉट अलाउड अंडर गिवन कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड इनअसेसिबल स्टेट, यानी कि वो मैक्रो स्टेट जो कि कंस्ट्रेंट के अंडर अलाउड नहीं है वो हमारे पास इनअसेसिबल स्टेट होगी। जैसे कि एक कंपार्टमेंट में मेरे पास आ गए 2 पार्टिकल्स, दूसरे कंपार्टमेंट में मेरे पास आ गए 3 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर मैं 2 + 3 करूँगी, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एक्सपेरिमेंट के बाद में 5 बन रहे हैं, और ये तो 5 तो हमारे पास थे ही नहीं पार्टिकल्स, यानी कि एक पार्टिकल्स हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। ऐसे केस के अंदर 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं 3, तो 3 पार्टिकल्स तो हमारे पास थे ही नहीं, यानी कि एक पार्टिकल गायब हो गया। ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये हमारी कैलकुलेशंस को भी इजी करते हैं।